नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल के टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ का सबसे पहला प्रश्न है, प्रोटीन रिच एल्गी इज, यानी कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाला शैवाल कौन सा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइटोनिमा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉस्मेरियन और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइरुलिना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है स्पाइरुलिना। ठीक है, अब देखिए स्पाइरुलिना बेसिकली क्या है, एक एल्गी है, ठीक। तो स्पाइरुलिना में जो प्रोटीन की मात्रा है वो करीबन 55% से लेकर के 68% तक, यानी कि 68% तक जो है प्रोटीन की मात्रा रहती है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें खनिज जो होता है यानी कि मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं और इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एल्गी का एस्पेक्ट देखा फूड की तरह, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे भी आप एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, आपके टीजीटी या पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप टीजीटी में देखो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नज़र भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका बैट्रिकोस्पर्मम इज, यानी कि जो बैट्रिकोस्पर्मम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्राउन एल्गी, यानी कि भूरे शैवाल। ऑप्शन नंबर सी है आपका रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि अलवणीय जलीय लाल शैवाल। और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेड एल्गी ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्री लाल शैवाल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि बैट्रिकोस्पर्मम जो है वो अलवणीय जलीय लाल शैवाल है, ठीक। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए कि बैट्रिकोस्पर्मम में नोड क्षेत्र में मणिका युक्त संरचनाएं देखी जाती हैं जो ग्लोमरुलस का या छोटी उसकी शाखाएं होती हैं। और बैट्रिकोस्पर्मम जो है वो ताज़े जल में शिला के ऊपर यानी कि पत्थरों के ऊपर जो है एक चादर के रूप में नजर आ रहे हैं। तो बैट्रिकोस्पर्मम को जनरली फ्रॉगस्पॉन एल्गी भी कहा जाता है, तो इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये कॉमन नेम है जिससे इसे बुलाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज ऑफ क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी होती है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और जो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके ब्रांचेस के जहाँ लोग्यूल्स पाए, जहाँ पे छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप सेल्स आर फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो कैप सेल्स होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओडोगोनियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका सॉर्गसम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडोगोनियम, ठीक। ओडोगोनियम के अंदर एक कैप सेल्स लाइक संरचना नजर आती है आपको, यानी कि जो ओडोगोनियम का पूरा फिलामेंट है उसमें इस प्रकार से सेल्स होती हैं, उनके ठीक बीच में आपको कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आएगी, इसे ही आप क्या कहेंगे, कैप सेल, ठीक।
तो ओरोगोडियम का जो फिलामेंट होता है ये ग्रीन एल्गी यानी कि जिसे आप क्लोरोफाइसी कहते हैं, उसका एक क्लोरोफाइटा कहते हैं, उसी का एक मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलामेंट होता है फिलहाल ओडोगोनियम का, इसमें ब्रांचिंग कोई भी नहीं नजर आती है, फिलामेंटस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ओडोगोनियम का जो ऊपर का यानी कि जो एपिकल रीजन है, इस पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिस पर एक रिंग जैसी संरचना बनी होती है, जिसे कैप सेल्स या फिर एपिकल सेल कहा जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और एक सेल पर कैप सेल की संख्या जो होती है वो कोशिका विभाजन की संख्या को निर्देशित करती है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैप सेल का फंक्शन क्या होता है, तो सेल डिवीजन को डायरेक्ट करना है, जो सेल डिवीजन है इसको कंट्रोल करने का जो पूरा एबिलिटी है किसके पास है, ये पाई जाती है आपकी कैप सेल्स के पास। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन में इसका पूरा का पूरा रोल होता है, इसकी भूमिका होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका द प्लांट्स ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड ड्यू टू। तो इसका हिंदी वर्जन देखिए, बैट्रिकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। तो बैट्रिकोस्पर्मम में जो प्लांट्स होते हैं वो बीडेड क्यों नजर आते हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्टिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉर्पोगोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिस्टोकार्पस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्लोमेरुलस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि बैट्रिकोस्पर्मम के जो पौधे हैं इनमें ग्लोमेरुलस के कारण ये मणिका युक्त यानी कि बीडेड नजर आते हैं। ठीक, बीडेड मतलब व्हाट, कि इसकी जो ब्रांचेस है उसमें आपको कुछ इस प्रकार की मोती युक्त जो है संरचना नजर आएगी। ठीक, इसके साथ ही बैट्रिकोस्पर्मम का जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट व इरेक्ट होता है, यानी कि आपको इस तरह से भी इसकी प्रोपगेशन नजर आएगी, इस प्रकार से भी दोनों तरीके से प्रोपगेट करता है। ठीक है, जबकि इरेक्ट सिस्टम जो होता है वो जल में फ्रीली मूव करता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से चलता है, जबकि थैलस इसका जो होता है वो इसका जो थैलस होता है वो एक कोशिकीय होता है। यानी कि मान लीजिए इसकी ब्रांचेस हैं, तो इस ब्रांच में एक ऐसे जो है कई सारे सेल्स का एक ग्रुप आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो थैलस का एक्सेस होता है जिसे नोड या इंटरनोड में विभाजित किया जाता है, यानी कि मान लीजिए मेन थैलस है, इसे आप यहाँ पे नोड्स और यहाँ पे इंटरनोड्स के बीच में इस तरीके से विभाजित करेंगे, जो ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हम बैट्रिकोस्पर्मम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी बॉटनी की जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है उसको अभी हमने डिस्कस किया, उसको दो टाइप्स में आप डिवाइड करेंगे। पहला है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरा है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, जबकि जो वर्ड ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वो नोड पर उपस्थित होती है, यानी कि ये जो एक सेकेंड, अब देखिए ये जो आपका नोड है यहाँ पर कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, और नोड जहाँ पर उपस्थित होता है वहीं पर ग्लोमेरुलस भी पाया जाता है, और ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये कैसा गोल सा आकार का होता है, और इसकी उपस्थिति के कारण बैट्रिकोस्पर्मम जो है, बैट्रिकोस्पर्मम का जो पौधा है वो मणिका युक्त यानी कि बीडेड नजर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पजेस अ क्लोरोप्लास्ट विच इज, यानी कि प्रायः क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत, ऑप्शन नंबर बी है आपका एच शेप यानी कि एच आकार का, ऑप्शन नंबर सी है आपका कप शेप यानी कि कप के आकार का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डिस्कॉइड यानी कि डिश के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन, आपने चारों ऑप्शन देख लिया। अब यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कप शेप्ड, यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास की जो सेल्स होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कप शेप, यानी कि कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके टीजीडी के लिए इसको आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है। दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी एस्ट्रिक मार्क बता रहे हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे अपना, जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तब आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे जितने भी एस्ट्रिक मार्क क्वेश्चंस बोले थे आप सभी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है,
चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि रेटिकुलेट आकार का जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना है ये ओडोगोनियम में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो आपको चीज़ें पता चली कि क्लेमाइडियम मोनस के अंदर जो सेल होती है इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड होता है, जबकि रेटिकुलेट पाया जाता है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओडोगोनियम के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड एज, यानी कि यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है राइजोइड्स, ऑप्शन नंबर बी है होल्ड फास्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्राइकोम्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका रूट। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यूलोथ्रिक्स की वो संरचना यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके द्वारा वो जो सबस्ट्रेटम होता है उसके साथ में अटैच होता है तो उसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। ठीक है, होल्ड फास्ट कहा जाता है। यूलोथ्रिक्स क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है और धीरे धीरे बहने वाले नदियों तालाबों में पाया जाता है, यानी जो नदियाँ बहुत धीरे धीरे या फिर तालाब जो होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर है इनमें पाया जाता है। शैशव अवस्था में यानी कि जब ये छोटी स्टेज में होता है तो इसके आधार में होल्ड फास्ट जुड़ा होता है, लेकिन बाद में तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन जिसका थैलस है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पामेला स्टेज इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो पामेला स्टेज है वो किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिस्टोपस और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्परजिलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूलोथ्रिक्स। यानी कि पामेला स्टेज जो है वो जनरली यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो तो ये जो बीजाणु होते हैं यानी कि जो जूस्पोर्स होते हैं इनमें कशाभिकाएँ नहीं बन पाती, यानी कि फ्लैजेला नहीं बन पाता और ये बीजाणु अचल बीजाणु कहलाते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल जूस्पोर्स कहलाते हैं। और इन अचल बीजाणुओं के चारों ओर यदि म्यूसिलेजिनस यानी कि जो जूस्पोर्स हैं इनके किनारे अगर क्या इकट्ठा हो जाते हैं म्यूसिलेज जो है या म्यूसिलेजिनस लेयर अगर इकट्ठा हो जाती है इनके किनारे, तो ये जो स्टेज है ये क्या कहलाती है, पामेला स्टेज। ठीक है, और एडवर्स कंडीशन में जैसे एडवर्स कंडीशंस ख़त्म होती है वैसे ही ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये एक सेल के रूप में अंकुरित हो जाते हैं, सेल की तरह ये आगे चल करके इमर्ज करते हैं। ठीक है, तो पामेला स्टेज कब देखी जाती है, जबकि कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल। ठीक है, ये किसका ग्रुप होती है, तो नॉन मोटाइल जूस्पोर्स का एक ग्रुप होती है और इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस की एक लेयर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए और इस क्वेश्चन को भी आपको एस्टेरिक मार्क करना है, आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज, यानी कि वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी की संरचना है वो कैसी होती है आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोलाकृति, ऑप्शन नंबर बी ओवल यानी कि अंडाकार, ऑप्शन नंबर सी है आपका एलिप्टिकल यानी कि चपटी और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओवल यानी कि अंडाकार, यानी कि वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है वो कैसी नजर आती है, अंडाकार। ठीक, अब देखिए वॉलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनियल एल्गी है। ठीक, कॉलोनियल एल्गी मतलब ये कि सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इनकी जो कॉलोनी होती है वो ओवल और स्फेरिकल नज़र आती है, यानी कि आपको बॉल शेप्ड नज़र आएगी। दूसरी चीज़ कि इनकी कॉलोनी में करीबन 500 से लेकर के, ठीक है, यानी कि 500 से लेकर के करीबन 60,000 तक जो हैं वो मेंबर्स पाए जाते हैं, यानी कि सेल पाई जाती हैं और इनकी जो सेल होती है उन्हें इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बाईफ्लैजिलेट होती हैं, यानी कि मोटाइल होती हैं। जबकि अभी जिसके बारे में पामेला स्टेज के बारे में हमने बात की थी वॉलवॉक्स की, ठीक है, सॉरी यूलोथ्रिक्स की, तो इसमें क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में कैसी जूस्पोर्स थे, नॉन मोटाइल थे, लेकिन इनमें क्या था, इनमें मोटाइल है। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए इनकी जो डायमीटर होती है, ठीक है, ये अपने डायमीटर के जो बेस होती है, यानी कि जो इनका डायमीटर होता है अपने पूरे डायमीटर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो पूरे किनारे किनारे अटैच होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल्स है, ये पूरा कॉलोनी है, तो इसके किनारे किनारे ये सब अटैच होती हैं। ठीक, दूसरी चीज़
जो इनका बेस होता है जनरली वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी कि जो बेस है वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन होता है स्फेरिकली शेप का। ठीक है, ये सेल्स जो होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं, यानी कि एडवांस टाइप होती हैं, और जिनकी बहुत सी संरचनाएं क्लेमाइडोमोरस में मिलती है, और इनमें एक न्यूक्लियस व कप आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और इन कोशिका में भी 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं और 2 फ्लैजेला और एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, देखिए इसके एक मेंबर की बात कर रहे हैं हम, एक मेंबर के अंदर, यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं, वॉल्वॉक्स की। वॉल्वॉक्स का जो एक मेंबर होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा फ्लैजेला, और तीसरा क्या होता है, आई स्पॉट। ठीक, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज, यानी कि जो ओडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी संरचना कैसी होती है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिस्कॉइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टेलेट यानी कि तारकाय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैरिएटल यानी कि परिधीय। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिकुलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टीजीटी बीजीटी के लिए, और इसे आपको एस्टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप अपने एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में भी देखें, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि ओडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है वो जालिकावत यानी कि रेटिकुलेट पाई जाती है, यानी कि आपके ये जो सेल है उसमें कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगे रेटिकुलेट फैशन में, क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ओडोगोनियम की जो सेल होती हैं उनमें जो सेल वॉल होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है यहाँ पे। ठीक, और जबकि बाहरी जो इनकी लेयर है उसमें काइटिन और पैक्टिन पाया जाता है, और इनके अंदर की जो लेयर होती है इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देखिए हम सेल की जो लेयर होती है सेल वॉल, उसके अंदर और बाहर दोनों कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इंटरनल जो एरिया है वहाँ पे सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल एरिया है यहाँ पे पाया जाएगा आपका पैक्टिन और काइटिन। ठीक है, और सेल के बिल्कुल सेंटर में जो है वो रिक्तिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, वैक्यूल, और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सी पायरिनोइड बॉडीज पाई जाती हैं, और इन सेल्स के अंदर, यानी कि ये जो आपका ओडोगोनियम है इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती है, और एक एक जो सेल होती है यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब कि यहाँ पे आप जो फिलामेंट का एक हिस्सा देख रहे हैं ना, अगर ये डिटैच भी हो जाती है तो सेल्फ रेप्लिकेशन की यानी कि सेल्फ रीजेनरेशन की इनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड होती है इनके अंदर, सॉरी जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, और न्यूक्लियस का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस देखिए बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेटिकुलेट फैशन में बिल्कुल सेंटर के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। सेंटर के साइड में मतलब देखिए यहाँ न्यूक्लियस है तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और जो आउटर यहाँ पे आप सेल वॉल देख रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और उसके बाद इस तरीके से कुछ स्क्वायर की फैशन में जो होता है क्लोरोप्लास्ट अरेंज होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज, यानी कि एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना कैसी होती है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है डोम शेप्ड यानी कि गुंबज आकार, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैपिटेट यानी कि सुमंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉइंटेड यानी कि नुकीली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोब्ड यानी कि पालीवत। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंटेड यानी कि नुकीली। तो एपिकल सेल जो होती है एक्टोकार्पस की वो नुकीली देखी जाती है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, अब देखिए यहाँ जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है, अभी हमने कहा ना कि ब्रांचेस कैसी हैं आपके, एक प्रोस्ट्रेट होता है और एक इरेक्ट होता है। ठीक, तो पौधे का जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो प्रोस्ट्रेट सिस्टम से ही निकला होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको इसे मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में नहीं, इसे एक जनरल कॉन्सेप्ट के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो इरेक्ट सिस्टम की जो ब्रांचेस होती हैं जनरली पतली और नुकीली होती है, यानी कि ये जो आपका इरेक्ट सिस्टम दिख रहा है इसकी जो ब्रांचेस एकदम पतली और नुकीली होती हैं। ठीक है, जबकि ये जो प्रोस्ट्रेट यहाँ पे जो ब्रांच चल रही है इसकी जो सेल होती है वो स्क्वायर शेप्ड होती हैं। ठीक है, और बेलनाकार आपको नजर आती हैं जनरली। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे जो एक सेल होती है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बाहर जो होती है, बाहर की तरफ जिलेटिनस पाई जाती है और अंदर की तरफ स्ट्रॉन्ग सेलुलोजिक होती है। ठीक, और फियोफाइसिन जो होता है ये मुख्यतः और एरेजिन और फ्यूकोडेन जो होता है इसके द्वारा बनी हुई होती है। ठीक, ये जो आप फ्यूकोसाइनिन की बात कर रहे हैं, सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और एक स्पेशल फीचर भी होता है जो एक्टोकर्पस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिकोसाइनिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने अभी डिस्कस किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, द एल्गा बैट्रिकोस्पर्मम इज व्हाट। ये जो यानी जो एल्गी है बैट्रिकोस्पर्मम, ये किस प्रकार का एल्गी है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिलता जुलता है, ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना और यह आपके जीआईसी के क्वेश्चन पेपर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीआईसी टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टीजीटी के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखें, आपका ऑप्शन देखें। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग, यानी कि ताज़े जल में स्वतंत्र तैरने वाले। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक, यानी कि ताज़े जल में सिरा के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी है आपका मराइन एंड फ्री फ्लोटिंग, यानी कि समुद्री जल में स्वतंत्र तैरने वाले। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मराइन एंड लिथोफाइटिक, यानी कि समुद्री जल में शिला के ऊपर तैरते हुए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक। तो अभी हमने बात की कि बैट्रिकोस्पर्मम क्या है, ताज़े जल यानी कि फ्रेश वाटर का एक एल्गी है और शिला के ऊपर पाई जाती है, यानी कि जो पत्थर उसके ऊपर उगाए जाते हैं और इसे रेड एल्गी कहा जाता है। ठीक है, जो ताज़े जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं उनमें ये एक है। ठीक, उनमें से एक है। ये धीरे धीरे बहने वाली नदियाँ या फिर तालाब जो झील होती हैं उनमें, जैसे कि बारिश का पानी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाता है तो उनमें आप जनरली इसे देखेंगे। ठीक है, ये उष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी कुछ जातियां जो होती हैं पत्थर से जुड़ी रहती हैं और नदी के जल में ये एक एसिड को रिलीज करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नोस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट, यानी कि नोस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत किसकी बनी होती है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है म्यूकोपेप्टाइड। ऑप्शन नंबर बी है आपका सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी है आपका सेलुलोज एंड पैक्टोज और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैक्टोज ओनली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि म्यूकोपेप्टाइड। यानी कि नोस्टॉक की जो एक सिंगल सेल है उसकी जो सबसे इंटरनल लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉस्टॉक है उस नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी जो झिल्ली है यानी इंटरनल लेयर वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, और नॉस्टॉक सेल की जो संरचना है वो गोल और गोलाकार होती है और कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमरिक द्वारा बनी हुई होती है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए और इस क्वेश्चन को आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है आपके टीजीटी के एग्जाम्स के लिए। ठीक, जितने भी हम एस्ट्रिक मार्क करवा रहे हैं क्वेश्चन ये आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से किस शैवाल यानी कि काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरेला। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लैडोफोरा। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोडिक्टियन और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लेमाइडोमोनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरेला। ठीक, अब देखिए क्लोरेला जो है वो एक प्रकार की एल्गी है जो कि स्पेस रिसर्च में यूज़ की जाती है। ठीक, तो मॉडर्न रूप में आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बेसिकली क्लोरेला पर किया जाता है। या जो क्लोरेला है उसका एक बेसिक सोर्स होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी ये टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको एस्ट्रिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने टीजीटी बायोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है एप्पल मॉस, यानी कि एप्पल काई। ऑप्शन नंबर बी है आपका आयरिश मॉस, यानी कि आयरिश काई। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लब मॉस, यानी कि क्लब काई और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेंडियर मॉस, यानी कि रेंडियर काई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरिश काई। ठीक,
आयरिश काई क्या है, एक प्रकार का एल्गी होता है, जबकि रेनडियर काई जो है एक प्रकार का लाइकन है। ये है आपका लाइकन, ठीक है। लाइकन क्या है, आपका एक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में, ठीक है। जबकि जो क्लब मॉस है, यहाँ पे जिसे आप क्लब मॉस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, आपका एक टेरिडोफाइट है, ठीक। क्लब मॉस किसे कहा जाता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और किस टेरिडोफाइट को हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, ये आपके लिए एक प्रश्न। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा गाइस। इसका एक अच्छा अप्रोच ये है कि ऐसे बच्चे जिन्हें आंसर नहीं पता होता है, वो जो कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उन्हें भी वो चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। तो एक अच्छा अप्रोच था आपकी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज, यानी कि यूलोथ्रिक्स में जो पायरिनॉइड और क्लोरोप्लास्ट की संख्या है वो कितनी होती है, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1 क्लोरोप्लास्ट विद फ्यू पायरिनॉइड्स, यानी कि थोड़े पायरिनॉइड सहित एक हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पायरिनॉइड्स, यानी कि अनेक पायरिनॉइड सहित एक हरित लवक। और ऑप्शन नंबर सी है आपका सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पायरिनॉइड, यानी कि अनेक हरित लवक और एक पायरिनॉइड। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पायरिनॉइड्स, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है इसका। तो यूलोथ्रिक्स की जो सेल वॉल होती है उसमें डबल लेयर जो है सेल वॉल वो पाई जाती है, ठीक। और इसकी जो इंटरनल वॉल है, ये देखिए आपकी जो यूलोथ्रिक्स है, इसकी इंटरनल जो लेयर है, इसके अंदर सेलुलोज पाई जाती है और बाहर की तरफ है वो प्रोटोपैक्टिन पाई जाती है, ठीक। दूसरी चीज़, हर सेल के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। और एक क्लोरोप्लास्ट गर्डल शेप्ड होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट पर पायरिनॉइड जो है वो पाए जाते हैं और इनकी संख्या करीबन 1 से लेकर 4 तक होती, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके इस क्वेश्चन को लेकर के। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि जो वॉल्वॉक्स का थैलस है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिनोसिटिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिनोबियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉलोनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका फिलामेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनोबियम। यानी कि जो थैलस होता है वॉल्वॉक्स का, इसको सिनोबियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जब हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है आपको कि इनकी जो जातियाँ होती हैं वो करीबन 20 के करीब में होती हैं। और कॉलोनी में जो बरसात के मौसम होते हैं उनमें शीघ्रता से जो संख्या है इनकी बढ़ती है, यानी जैसे ही रेनी सीजन आता है वैसे ही इनकी जो नंबर्स है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक। और जिनमें जो सारा तालाब है आपको वॉल्वॉक्स से भरा हुआ, यानी कि हरे हरे मोटी काई लाइक छत्ते आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो वॉल्वॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यानी कि यूलोथ्रिक्स का जो हरित लवक होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है स्पाइरल शेप, यानी कि स्पाइरेलाकृत। ऑप्शन नंबर बी है आपका गर्डर शेप, यानी कि मेखला रूपी। ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्डर शेप, ठीक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लीजिए कि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो एक हरित लवक है, यानी कि जो आपका यूलोथ्रिक्स के अंदर जो हरित लवक है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे कैसा होता है, मेखला रूपी मतलब कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपका नज़र आता है गर्डल शेप्ड, ठीक। तो यूलोथ्रिक्स क्या है, आपका एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में धीरे धीरे बहने वाली नदियाँ झटों में पाया जाता है। इसकी जो सिंगल सेल होती है, इसकी सेल जो होती है वो सेल वॉल जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। और इनकी जो इंटरनल सेल वॉल है सेलुलोजिक होती है, आउटर प्रोटोपैक्टिन की पाई जाती है, ठीक। और ईच सेल में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको किनारे एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट गर्डल शेप्ड होता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है सिनगैमी इन एल्गी इज, यानी कि शैवालों में जो सिनगैमी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपका
आर्किगोनियम यानी कि स्त्री घानी में। ऑप्शन नंबर बी है आपका इन वाटर यानी कि जल में। ऑप्शन नंबर सी है आपका इन ओवरी यानी कि अंडाशय में। और ऑप्शन नंबर डी है आपका इन सॉइल यानी कि मृदा में। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन वाटर। तो सिनग्यामी देखेंगे आप यहाँ पे शैवालों के अंदर जो सिनग्यामी है वो सामान्यतः जल में पाई जाती है और जिनमें नर जनन और देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही आपस में जुड़कर जो है वो युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट कौन सी स्टेज में होते हैं यहाँ पे? डिप्लॉयड केस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड डीप इन द सी वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा शैवाल है जो कि समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। तो इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्राउन एल्गी यानी कि भूरी शैवाल। ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रीन एल्गी यानी कि हरित शैवाल। और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोल्डन एल्गी यानी कि सुनहरी शैवाल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड एल्गी। रेड एल्गी जिनमें बैट्रिकोस्पर्मम है जो समुद्र, जो गहरे समुद्र होते हैं उनके तल में बिल्कुल यानी कि गहराई में जो है, जैसे आपने देखा पोखर या फिर रुका हुआ पानी, जैसे कि बारिश में आपने कई बार देखोगे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें पानी भर जाता है, तालाब हो जाते हैं, खेत के किनारे का जो एरिया होता है उनमें बिल्कुल तले में बेस में पाया जाता है बैट्रिकोस्पर्मम लाइक एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी बेसिकली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? जो गहरे तालाब या आपकी नदियाँ होती हैं या झीलें होती हैं उनके बिल्कुल बेस में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्वॉक्स इज अ, वॉल्वॉक्स क्या है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है यूनिसेलुलर फॉर्म यानी कि एक कोशिकीय रूप है। ऑप्शन नंबर बी है आपका फिलामेंटस यानी कि सूत्रीय रूप। ऑप्शन नंबर सी है पैरेन्काइमेटस फॉर्म यानी कि मृदु ऊतकीय रूप। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलोनियल फॉर्म यानी कि सामूहिक रूप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि वॉल्वॉक्स किस में एग्जिस्ट करता है? कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक, तो वॉल्वॉक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस कि इसका जो आपको कॉलोनी दिखाई देगा, ठीक, इस कॉलोनी के किनारे एक जिलाटिनस लेयर पाई जाती है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और इनके जो एक एक सेल होती है वॉल्वॉक्स की, यानी कि इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, सेल ड्रॉप शेप्ड होती हैं। ठीक है, तो इनके जो एक एक सेल होती है इनके ऊपर डबल फ्लैजला जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, यानी कि जो आपको कॉलोनी नज़र आएगी वो कैसी होगी? बाई फ्लैजलेटेड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी एग्जाम्स के लिए, और आपकी यूपी पीसीएस प्री में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपकी जीआईसी के लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आपको स्टिक मार्क कर लेना है। क्वेश्चन है आपका ड्वार्फ मेल इज़ फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो बौना नर है वो कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो बौना नर यहाँ पे कोई जीव नहीं है, यह आपका बौना नर मतलब जो मेल गैमेट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक छोटी सी हिंट थी आपके लिए। अब आपने अगर पहले की जो वीडियोस थी हमारी एल्गी की देखी होगी तो आपने ड्वार्फ मेल का कॉन्सेप्ट भी देखा होगा। ठीक है, तो चलिए चार ऑप्शन देख लेते हैं। चार ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑसिलेटोरिया। ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्टोकार्पस। ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीसिफोनिया। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओडोगोनियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडोगोनियम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बौना नर जो है उसे वो ओडोगोनियम में पाया जाता है। तो ओडोगोनियम के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसे डॉर्फ मेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ओडोगोनियम के अंदर देखिए ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इसका एंथ्रीडिया होता है एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि नैनेंड्रिया कहा जाता है इसे। नैनेंड्रिया मतलब कि बौना नर। ठीक है, तो जब हम ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एल्गी में तब हमने नैनेंड्रियन स्टेज के बारे में बात की थी। और ये जो बौना नर यानी कि जो नैनेंड्रिया होता है इसके जर्मिनेशन में एंड्रोस्पोर, यानी कि एंड्रोस्पोर यहाँ पे कैसे होते हैं? मोटाइल स्टेज में होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये उसका निर्माण करते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नॉस्टॉक इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, यानी कि जो नॉस्टॉक है वो क्या है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपकी टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर बी है आपका हरित शैवाल।
यानी कि ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भूरी शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि नॉस्टॉक आपका क्या है बेसिकली, तो नॉस्टॉक है आपका एक ग्रीन एल्गी, सॉरी नॉस्टॉक क्या है आपका नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिए कि नील हरित शैवाल को, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है फाइकोसाइनिन। ठीक, और नील हरित शैवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें नॉस्टॉक आता है, एनाबेना आता है, रिबुलेरिया आता है, ग्लाइकोट्राइकिया आता है, ओलिसेरा आती है, और ये सभी किसके मेंबर हैं, साइनोफाइसी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन व्हाट। तो अगर आपने आज की सीरीज के पहले प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद ही ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कप शेप्ड यानी कि कप के आकार का, तो कप के आकार का जो हरित लवक है वो किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है चारों में से स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लेमाइडोमोनस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओडोगोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्टोकार्पस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लेमाइडोमोनस के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा पाया जाता है, कप शेप पाया जाता है। ठीक, तो ऑलरेडी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में और क्लेमाइडोमोनस के बारे में भी। बस एक चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि जो अलग अलग यहाँ पे एल्गी हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा पाया जाता है, और इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइरोकाइरा का जो है वो किस प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट, ओडोगोनियम के अंदर कैसा पाया जाता है, और एक्टोकार्पस के अंदर कैसा पाया जाता है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की, तो वो किसमें पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनस में। ठीक, दूसरा स्पाइरोगाइरा, तो स्पाइरोगाइरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा पाया जाता है, स्पाइरल। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं ट्रिक से, स्पाइरल और स्पाइरोगाइरा, तो स्पाइरल दोनों जो टर्म है वो मिल रहे हैं, इसका मतलब जो है यहाँ पे कैसा क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल शेप्ड। दूसरा है देखो ओडोगोनियम, तो ओडोगोनियम के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो रेटिकुलेट शेप यानी कि जालीनुमा होता है। ठीक, तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा है यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स में गर्डल के आकार का जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो पाया जाता है। चौथा देखिए एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस में डिस्कॉइड जो होता है, सॉरी डिस्कॉइड यानी कि इस टाइप का देखिए डिस्क शेप जो है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। ये जो चारों हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके टीजीटी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन व्हाट, यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान जो यहाँ पे टोपी कोशिका हैं, जो कैप सेल्स हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैरा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलीसिफोनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओडोगोनियम। ठीक, ऑडोगोनियम के अंदर कैप्सूल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेल डिवीजन जो है कैप सेल्स में किसके अंदर देखी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल पिछले जो हम कॉन्सेप्ट देख चुके थे उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक, तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उनको भी आपको इक्वली फोकस करना है। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक, देखिए अभी क्या है कि कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं हम, तो जो कैप सेल्स होती हैं जो ओडोगोनियम के बिल्कुल टिप पे पाई जाती है, एपिकल पोर्शन पे कैसी होती है, पॉइंटेड होती हैं, कुछ इस प्रकार से नजर आएंगी। और ये फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होता है ओडोगोनियम का वो कैसा होता है, फिलामेंटस। ठीक है, अब देखिए ओडोगोनियम का जो थैलस होता है वो हरे कलर का होता है, और मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है। ठीक, फिलामेंट्स में ब्रांचिंग नज़र नहीं आती है, और ये बिल्कुल जब सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं तो बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं। ठीक, और इनका जो फिलामेंट होता है उनमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहला जो होता है वो होती है बेसल सेल, दूसरी होती है प्राइकल सेल, और तीसरी होती है मिडल सेल। ठीक, ऊपर की ओर जो सेल्स होती हैं उनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब किसका, आपकी कैप सेल्स का। ठीक,
और ये जो कैप सेल होती है इन्हें एपिकल सेल भी कहा जाता है। और कैप की संख्या जो होती है वो कोशिका विभाजन के समय जो होती है वो निर्देशित करती है, यानी जो सेल डिवीजन होता है इसको डायरेक्ट करने का जो काम होती है वो कौन करती है, कैप सेल्स करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा इज, यानी कि हरित लवक का जो हरित लवक का स्पाइरोगायरा में कैसा आकार होता है आपको बताना है। कि चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका वलय आकार का, ऑप्शन नंबर बी है। वलय आकार का मतलब होता है गर्डल शेप्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखिए कप शेप्ड यानी कि कप आकार का। ऑप्शन नंबर सी है पैरेटल बैंड शेप्ड यानी कि भित्तीय धारी आकार का। और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइरल शेप्ड यानी कि कुंडली आकार का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है, तो योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पाइरल शेप्ड। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात की जा रही है तो हमने अभी डिस्कस किया था और ये भी आपसे बताया था कि जितने भी क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि हमने कहाँ पर बात की थी, जूलॉजी के सेक्शन में हमने आपसे कहा था कि जो लार्वल स्टेज होती हैं सभी ऑर्गेनिज्म की, उसे आपको देखना है। सेगमेंटेड यानी कि जो ऑर्थोपॉड्स होते हैं उनमें जो सेगमेंट कौन सा है और कहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे कि टेस्टिस कहाँ पे, ओवरी कहाँ पे है, ठीक है, इंटेस्टाइन कौन से सेगमेंट में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और इसे ही आप कहते हो स्मार्ट स्टडी। ठीक है, इन लेस टाइम यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, और इसीलिए जो मैथड है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, चलिए थोड़ा सा और चीज़ें यहाँ पे जो है आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, स्पाइरोगायरा के अंदर कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले स्पाइरोगायरा के अंदर स्पाइरल शेप्ड होता है, अभी हमने डिस्कस किया। यूलोथ्रिक्स के अंदर कैसा होता है, मेखला शेप्ड यानी कि गर्डर शेप्ड। तीसरा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप्ड होता है। दूसरा देखिए, चौथा देखिए, जिग्नेमा जो होता है उसके अंदर तारकाय यानी कि स्टैलिड टाइप होता है। ठीक है, पांचवा देखिए ओडोगोनियम, तो ओडोगोनियम के अंदर रेटिकुलेट शेप जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब देखिए बॉटनी के सेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जूलॉजी के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो देखिए आज के जूलॉजी सेक्शन का सबसे पहला प्रश्न है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोया लार्वा इज, यानी कि जोया लार्वा का जो परिवर्तित रूप है वो क्या है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका माइसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका एलिमा, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेगापोला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइप्रस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलिमा। तो एलिमा जो होता है यही किसका मॉडिफाइड रूप होता है, जोया लार्वा का। या आप ये कह सकते हैं कि एलिमा का ही जो लार्वल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड जोया लार्वा। ठीक है, अब देखिए जोया लार्वा की बॉडी कैसी होती है। तो इसकी बॉडी क्या होती है, इसका शरीर बिल्कुल पतला सा होता है। ठीक है, कांच की तरह पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। इसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये ऑलरेडी आपके यूपी पीजीटी 2016 में आ चुका है। तो आपके पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, यानी कि कॉकरोच में कायांतरित मुख्यतः नियंत्रित होता है। यानी कि कायांतरण यानी कॉकरोचेस में होता है कॉकरोचेस में बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है आपको बताना है। तो ये भी आपका यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है आपके जीआईसी के लिए और आपके पीजीटी के लिए। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन देख लेते हो। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कॉर्पोरा कार्डियका, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोथोरा ग्लैंड, जिसे प्रोथोरा ग्रंथि भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉर्पोरा अलेटा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रेन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्पोरा अलेटा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है वो ये कि कॉकरोच में बेसिकली जो कॉर्पोरा अलाटा द्वारा है वो नियंत्रित होता है क्या, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के दौरान जो जितना भी मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि पहले लार्वल फॉर्म से जब ये मैच्योर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोथोरैक्सी ग्रंथि होती है और एक कॉर्पोरा कार्डिएटा होता है, जो कि जिनके हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ये एंडाइक्सोसोम और
ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है हार्मोन का, वो इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा यानी कि कॉर्पोरा कार्डिएटा और प्रोथोरेक्सिक ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, इन्हीं के कारण यहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। कौन से दो ग्लैंड, पहला कॉर्पोरा कार्डिएटा और दूसरा क्या था, प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्पोरा एलेटा जो होता है वह किशोरावस्था हार्मोन को श्रावित करता है, यानी कि कॉर्पोरा एलेटा जो होता है मैच्योरिटी का हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन किशोरावस्था को बनाए रखने में और वृद्धिशील ऊतकों में वृद्धि के लिए और विभेदीकरण के लिए, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वृद्धि अवस्था की समाप्ति तक किशोरावस्था हार्मोन का जो श्रावण है वो धीरे धीरे कम होकर विलुप्त हो जाता है, और इसी के कारण जो निम्फ होता है वो पूर्ण विकसित होकर के वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न है आपका, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर, यानी कि एक स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू में जो उसके पैरों में जो खंड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7। यानी कि देखिए बिच्छू का जो संधिपाद होता है, यानी कि ऑर्थोपॉड में जो ऑर्थोपॉड जो होता है फाइलम, उसके अंदर जो पैरों का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं लेग्स के वो होते हैं टोटल 7। ठीक है, एक चीज़ और कि ऑर्थोपॉड का जो फाइलम होता है इसके अंदर बुक लंग्स के द्वारा जो होती है वो सांस ले जाती है। ठीक है, और क्योंकि बुक लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अष्टपादी यानी कि एरोकिंड। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टर्म था आपके लिए। इसके अलावा जो अनेक जातियां हैं इनकी, जिनमें अंतर बहुत ही मामूली होता है, यानी कि सब में जो बिच्छू की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं स्कॉर्पियन के, उनमें जो डिफरेंस है बहुत ही लिटिल बिट होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मली इनके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो वॉकिंग के लिए मतलब जो प्रॉपरली जो गमन होता है, यानी इनके द्वारा जो भी चलने की जो प्रक्रिया होती है इन्हें पैरों के द्वारा होता है, और प्रत्येक जो पैर होते हैं इनमें 7 पीडोमियर्स होते हैं। 7 पीडोमियर्स मतलब ये कि एक पैर में इनके 7 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉक्सा, ट्रॉक, एंटर, फीमर, टिबिया, प्रोटैर्सस और टार्सस, ये क्या होता है, 7 सेक्शंस होते हैं। ये जो आपने 7 या नंबर देखा ना, ये उन्हीं के जो है नाम हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। जितने भी हमने नाम बताए थे एक बार उसको दोबारा से सुन लीजिए। अगर आपने पेपर और पेन लेकर के रखा हुआ है तो वहाँ पे नोट कर लीजिए 7 सेगमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला कॉक्सा, दूसरा है आपका ट्रॉक, थर्ड है आपका एंटर, फिर फीमर, फिर टीबिया, फिर प्रोटार्सस और उसके बाद टार्सस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपने 7 सेक्शंस देखे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ व्हाट, यानी कि दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है सिल्क वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है लैक वॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी है हनी बी और ऑप्शन नंबर डी है फिशेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि हनी बी। ठीक, अब देखिए आपने कई बार हनी बीज में देखा होगा कि उसमें क्या होती है, एक ड्रोन होती है, उसके साथ में एक रानी मधुमक्खी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक टेल वैगिंग डांस होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है मधुमक्खियों की। ठीक है, और यहाँ पे जो स्काउट मक्खियाँ होती हैं इनका जो नाच होता है, इनके द्वारा जो नाच प्रस्तुत किया जाता है ना, वो सूचना प्रसारण के लिए होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बी है, ठीक है, और इसे अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरी बी को पहुँचानी है, तो वो क्या करेगी, टेल वैगिंग डांस करती है। ठीक है, तो जब नया भोजन स्रोत या फिर छत्ते से करीबन 75 मीटर की दूरी पर जो होता है नया, मतलब ये अपने छत्ते से करीबन 75 मीटर की दूरी तक जाती हैं और वहाँ से भोजन ढूंढ के लेकर आती हैं। ठीक है, और ये जो नाच है टेल वैगिंग नाच, इन्हीं के द्वारा भोजन स्रोत की दूरी व सूर्य के संदर्भ में इसकी दिशा का ज्ञान भी होता है। और ये जो इससे जो स्काउट मक्खी होती है पहले एक सीधी रेखा पर तेज़ी से चलती है और फिर इसी रेखा के यानी सीधी रेखा पे काफ़ी तेज़ी से चलेगी और इसी और अर्धवृत्ताकार यानी कि इस तरीके से घूमेगी और उसके बाद फिर क्या करती है, चल कर फिर इसी से वापस आ जाती है। ठीक है, और फिर इसी रेखा से दूसरी ओर अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर इस तरीके से ऐसे चल के फिर वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह गति अगर बार बार दोहराई जाती है और सीधी रेखा पर चलकर उदर के पिछले यानी कि पक्षाभ को तेज़ी से दाएं बाएं हिलाते हुए, यानी कि अगर
मक्खी कुछ इस प्रकार से, और अपने पोस्टीरियर सेक्शन को 2-3 बार हिलाती है और साथ ही पंखों को भी फड़फड़ाती है और धीरे धीरे से साउंड प्रोड्यूस करती है, बिज लाइक साउंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बताता है कि मक्खी जो मधुमक्खी है वो किस तरफ जो है वो फूड का सोर्स बता रही है कि सूर्य की किस दिशा में जो है वो फूड अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल सा आप लोग को लग रहा होगा, पर थोड़ा सा फनी भी है, आपने कार्टून्स में देखा होगा, बेसिकली जो डोनाल्ड डक के कार्टून्स होते हैं ना उनमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए कार्टून्स भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आपने कभी डोनाल्ड डक का कार्टून देखा होगा जिसमें उसके साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है मधुमक्खियों के साथ में, तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ इस तरीके का डांस करके अपने ग्रुप के मेंबर्स को बुलाती थी, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गई कॉमेडी वाली बात ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्ली, यानी कि निम्न में से किसे वाटर फ्ली के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि साइक्लॉप्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका डेफनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका लूसीफर और ऑप्शन नंबर डी है आपका माइसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेफनिया, ठीक है। देखिए डेफनिया को वाटर फ्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए जो साइक्लोप्स होता है यहाँ पे ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए साइक्लोप्स की बात करते हैं तो साइक्लोप्स इज अ सिंगल मीडियन आई ऑफ एर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का सिंगल मीडियन आई होती है, यानी कि जो बिल्कुल एक सिंगल मध्याह्न में जो आंखें पाई जाती है, नेत्र पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है साइक्लॉप्स, ठीक है। डेफनिया क्या होता है, तो डेफनिया को वाटर फ्ली के नाम से जाना जाता है। लूसीफर, देखिए लूसीफर क्या होता है, तो ये आपका लैक इंसेक्ट होता है, ठीक है। माइसिस क्या होता है, तो माइसिस जो होता है वो लार्वल फॉर्म होता है क्रस्टेशिया का, ठीक है। सारे ऑप्शंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एस्ट्रिक मार्क करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको एस्ट्रिक मार्क करने को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशंस में आने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या बताया आपको, डेफनिया के बारे में बताया, ये क्या है आपका वाटर फ्ली है। साइक्लोप्स क्या है, सिंगल मीडियन आई है आर्थ्रोपॉड्स की। लूसीफर है क्या, इसे लैक इंसेक्ट कहा जाता है। और माइसिस है क्या, माइसिस है लार्वल फॉर्म क्रस्टेशियंस का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, यानी कि किसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिमोरिया, ऑप्शन है लैपिस्मा, ऑप्शन सी है डोडो और ऑप्शन डी है आपका लिम्यूलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिम्यूलस। तो लिम्यूलस को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल है उनको जान लीजिए। पहले सिमोरिया की बात करते हैं, तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में, यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसे सिमोरिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए लेपिज्मा, तो लेपिज्मा क्या है आपके आर्थ्रोपोड का, लेपिज्मा एक आर्थ्रोपोड है और जिसे सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, जो कि सिल्वर कलर की वाइटिश कलर की होती है, थोड़ी सी शाइनी, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी डोडो, तो ये एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जिसे मॉरिशियस के नाम से जाना जाता था। तो ये जो बर्ड है अभी फिलहाल अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी देखिए लिमुलस, तो ये क्या है आपका, इसे किंग्स क्रैब कहा जाता है और यह भी ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, ठीक। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि ल्यूमिलस को लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके टीजीडी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्यूलिना बिलोंग्स टू व्हाट, सेक्यूलिना जो है वो किस आपके डिवीजन को बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्रोथोरेसिया, ऑप्शन बी है आपका एस्कोथोरेसिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइजोसिफेलिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका एपोडा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइजोसिफेलिया, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि जो सैक्युलिना है ये जीनस बैनिकल्स को बिलोंग करती है और बैनिकल्स क्या होते हैं, ये पैरासाइट ऑफ कैस्ट्रेटर्स ऑफ क्रैब्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो इसका ग्रुप है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, तो ये ग्रुप को बिलोंग करता है राइजोसिफेला, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल सैक्युलिना जो है, जो लार्वल फीमेल सैक्युलिना जो है, ये किसके ऊपर पैरासाइट के रूप में काम करती है, तो ये क्रैब्स के जो होते हैं, क्रैब्स के ऊपर एक जॉइंट के रूप में, जैसे क्रैब जो होते हैं ना, इनके ऊपर एक
पैरासाइट के रूप में एक्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है कैस्टरेटर्स ऑफ क्रैब्स, ठीक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइजोसेफेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्कॉर्पियन, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। स्कॉर्पियन रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, यानी कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, श्वसन का तंत्र, श्वसन जो है किस के द्वारा होता है स्कॉर्पियन के अंदर, यानी कि बिच्छू के अंदर। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्किन। ऑप्शन नंबर बी है आपका गिल्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका लंग्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बुक लंग्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुक लंग्स, ठीक। यानी कि जो बिच्छू होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो बुक लंग्स के द्वारा होती है। बुक लंग्स क्या है, एक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि एटमॉस्फेरिक गैस को एक्सचेंज करके जो है वो ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करके देते हैं स्कॉर्पियन की बॉडी को, ठीक है। और जो स्कॉर्पियंस है उन्हें एनार्किड्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसके एग्जाम्पल है देखिए स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ठीक है। ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, एनार्किड्स को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो आप इसको बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी और जीआईसी के एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो इसे आपको एस्टिक मार्क करना है आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए और पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो बच्चे टीजीटी के हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जो टीजीटी का हम बता रहे हैं आपको उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो एरेक्निड्स जो होते हैं, एरेक्निड्स क्या ग्रहण किए हुए होते हैं, उनके पास जो लेग्स की संख्या है वो कितनी होती है आपको बताना है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर बी है 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर सी है 5 पेयर्स ऑफ लेग्स, और ऑप्शन नंबर 6 है आपका 6 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्लास एरेक्निडा है इसके और इसका जो फाइलम है ऑर्थोपोडा है, ये स्कॉर्पियन और स्पाइडर को इंक्लूड करती है, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपको 4 पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। स्पाइडर को आपने देखा ही है, कुछ इस प्रकार से होते हैं, 4 लेग्स इस टाइप और 4 लेग्स इस टाइप, ठीक है। हालांकि आपकी स्पाइडर जैसी थोड़ी लग नहीं रही है, लेकिन आप उसको इमेजिन करिए कि आपका स्पाइडर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इन पैरीप्लैनेटा आर सिचुएटेड ऑन व्हाट, यानी कि जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो होते हैं, 2 जोड़ी जो पंख होते हैं वो पैरीप्लैनेटा में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। पैरीप्लैनेटा मतलब कॉकरोच के अंदर कहाँ पे होते हैं आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पीजीटी एंड जीआईसी एग्जामिनेशन से भी आपको एस्टेरिक मार्क करना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मेटाथोरैक्स एंड फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरीप्लैनेटा यानी कि कॉकरोच के अंदर जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए बॉडी जो होती है पैरीप्लैनेटा की यानी कि कॉकरोचेस की, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला सेगमेंट होता है हेड, दूसरा होता है आपका थोरैक्स, और तीसरा होता है आपका मेजोथोरैक्स, सॉरी तीसरा सेक्शन आपका होता है, पहले देखिए आपका क्या है हेड, फिर दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है आपका एब्डोमेन, ठीक। अब देखिए यहाँ जो इसका थोरैक्स है ना, इसको आप और 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपका क्या कहलाता है, प्रोथोरैक्स, दूसरा ये जो सेक्शन है वो क्या कहलाता है, मीजोथोरैक्स, तीसरा जो है आपका क्या कहलाएगा, मेटाथोरैक्स, ठीक। अब ये जो देखिए यही जो आपका मीजोथोरैक्स है बीच वाला यहीं पे, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है यानी एक पंख यहाँ पे और एक पंख यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इस तरीके से आपके जो पंख होते हैं पैरीप्लैनेटा यानी कि कॉकरोच के वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आप देखिए मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स जो होते हैं ये इस थोरैसिक रीजन का एक हिस्सा होते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि देखिए लेग्स का होना, ठीक, तो ये आपके इसी सेक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पंख डॉर्सल एरिया में, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न है आपका एरेक्निडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, यानी कि जो एरेक्निडा है, एरेक्निडा को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर है जो आपको 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है स्टेफेलोथोरिक्स, और उसके साथ में देखिए 3 पेयर ऑफ लेग्स, बुक लंग्स एंड
मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक, लंग्स, सिलारे, सेरे और पैडी पैल्पी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सिफेलोथोरैक्स, कैलिसेरी, पैडी पैल्पी, कंपाउंड आई एंड बुक लंग्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका सिफेलोथोरैक्स, कैलिसेरे और नेक्स्ट है आपका पैडी पैल्पी और 4 पेयर्स ऑफ लेग्स और सिंपल आईज। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अरेक्निडा जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और कैलिसरे होता है और पैडी पैल्पी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर है आप सभी के जानने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्टेरिगोट इंसेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसे आप एप्टेरिगोट इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका बेड बग, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेड लाउस, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलम्बोला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्टेरिगोट इंसेक्ट जो होता है वो किसको बोला जाता है? कोलम्बोला को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। अब देखिए एप्टेरिगोट इंसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसेक्ट जिनमें कि पंख और ट्रैकिया अनुपस्थित होता है, यानी कि ऐसे सारे इंसेक्ट जिनके अंदर पंख नहीं पाए जाते। ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? एप्टेरिगोट इंसेक्ट। इसके साथ साथ उनमें जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप आपका, यानी कि सांस लेने वाला जो नली होती है, श्वास नली, उसे ट्रैकिया कहा जाता है। तो वो भी अनुपस्थित होती है, इसके साथ साथ पंख भी अनुपस्थित होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एप्टेरिगोट इंसेक्ट का जो एग्जाम्पल है वो है कोलम्बोला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज, यानी कि किसी भी इंसेक्ट को पता लगाने के लिए आपके पास जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, यानी कौन सी ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है वो इंसेक्ट है। ठीक है, चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर बी है कंपाउंड आइज, ऑप्शन नंबर सी है आपका काइटिनस बॉडी और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काइटिनस बॉडी। ठीक है, काइटिनस बॉडी जो है वो डिटेक्टेबल फीचर होता है इंसेक्ट्स का, क्योंकि इनके पास काइटिनस बॉडी होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है इनके हजार्डस फैक्टर्स। ठीक है, उनसे, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर जो काइटिनस बॉडी है इनको बचा करके रखती है जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे आपको पता है इंसेक्ट है, ठीक है, अब इन्हें रहने के लिए आपकी तरह घर तो नहीं मिलता है, धूप में, बारिश में, पानी में, कहीं पे भी इनको रहना पड़ता है। तो इनकी जो काइटिनस बॉडी है वो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है आसपास के अनफेवरेबल कंडीशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पेरीपेटस रिजेंबल्स एन ऑर्थोपॉड इन हैविंग, यानी जो पेरीपेटस होता है इसके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि ऑर्थोपॉड्स के सिमिलर हैं। ठीक, तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन, सबसे पहला आपका ऑप्शन है सेगमेंटेड मेटानेफ्रीडिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेयर्ड एपेंडेजेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड भी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो पेरीपेटस का रिजेंबल करता है ऑर्थोपॉड्स के साथ में। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता। ठीक है, अब देखिए पेरीपेटस जो है हमने अभी कहा कि कनेक्टिव लिंक होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। अब देखिए पेरीपेटस जो होता है इसके पास जो आर्थ्रोपोडा होता है उसकी ऐसे कौन से और चीज़ें हैं जो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह पाए जाते हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा और पेरीपेटस में ऐसे कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अलावा, यानी कि डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आर्थ्रोपोडा में और जो आपका पेरीपेटस है इनमें सिमिलर है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इनमें एंटेना प्रेजेंट होता है। ठीक, एंटेना मतलब कि इनके सर के ऊपर जो आपको इस टाइप के एंटेना नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे इनकी जो क्यूटिकल होती है, बॉडी की जो कवरिंग होती है उस पर काइटिन के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तीसरा हीमोसिलिक होते हैं इनकी बॉडी की कैविटी। ठीक है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट होता है और ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फीचर था इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ अ फाइलम, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी के रिस्पेक्ट में, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि ऐसे कौन से जो एनिमल्स का सेट है जो कि क्लास जो कि फाइलम जो होता है एनिमेलिया उसको बिलोंग जो कि सेम क्लास और फाइलम को बिलोंग करते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स का ग्रुप है जो कि सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश। ऑप्शन नंबर बी है आपका बैट, पिजन और वेल। ऑप्शन नंबर सी है आपका वेल, डक ब्रिल्ड मोल, कैंगरू। ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेम क्लास को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है बैट एंड रैट। ऑप्शन नंबर बी है आपका लिजर्ड एंड स्नेक। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाउस फ्लाई एंड टिक। और ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रॉग एंड टोड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाउस फ्लाई और टिक जो होते हैं वो सेम क्लास को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, मतलब हाउस फ्लाई जो है वो इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करती है, जबकि टिक जो है वो एरेक्निडा क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नॉप्लियस इज द लार्वल फॉर्म ऑफ व्हाट, यानी कि नॉप्लियस जो है वो किसका लार्वल फॉर्म होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोलस्का। ऑप्शन नंबर बी है आपका इंसेक्टा। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रस्टेसिया। और ऑप्शन नंबर डी है आपका एकाइनोडर्मेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रस्टेशिया। तो नॉप्लियस लार्वा जो है वो क्रस्टेशियंस के लार्वा फॉर्म होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो जोया लार्वा है, माइसिस लार्वा है और मेगालोपा, और इसके साथ ही फाइलोसोमा और एलिमा लार्वा जो है ये सभी क्रस्टेशिया के अंदर फाउंड होते हैं, मिलते हैं। ठीक, कौन कौन से लार्वल फॉर्म, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पेंसिल और पेपर लेकर के नोट कर लीजिए। पहला है नॉप्लियस लार्वा, दूसरा है जोया लार्वा, तो तीसरा है माइसिस लार्वा और चौथा है आपका मेगालोपा, पांचवा है फाइलोसोमा और छठा जो है आपका एलिमा लार्वा। ठीक है, किसके अंदर पाए जाते हैं, तो क्रस्टेशिया के अंदर। ठीक है, लेकिन नॉप्लियस जो लार्वा है ये सबसे सिंपलेस्ट माना जाता है और कॉमनेस्ट टाइप होता है सभी जितने भी यहाँ पे मराइन क्रस्टेशियंस होते हैं सभी के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें कि हीम ग्रुप जो है वो अनुपस्थित होता है और आयरन जो हीम ग्रुप होता है उसमें आयरन जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक, सबसे पहला आपका ग्रुप है देखिए हीमोसाइनिन्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका हीमोएरिथ्रिन्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लोरोक्रियॉन्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन क्या होता है कि इसके जो सेंट्रल पार्ट होते हैं उसमें कॉपर पाया जाता है और हीमोसाइनिन क्या है आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि मोलस्क में पाया जाता है और आर्थ्रोपॉड्स में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना, आपके एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए और पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से उसको देख लीजिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोसाइनिन, इनके सेंट्रल पार्ट में, यानी इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, इसके सेंट्रल पार्ट में आयरन ना प्रेजेंट होकर के क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, कॉपर। ठीक है, और ये पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, किसका होता है, तो पहला मोलस्क का होता है और दूसरा किसका होता है, दूसरा होता है आपका आर्थ्रोपॉड्स का। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऐसा पिगमेंट होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जिसमें ग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है और हीम ग्रुप जो होता है इसका। ठीक, लेकिन इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल अ ट्राइबोलाइट लार्वा इज फाउंड, यानी कि जो ट्राइबोलाइट लार्वा है निम्न में से किसका लार्वल फॉर्म है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेरीपेटस। ऑप्शन नंबर बी है आपका लिमुलस। ऑप्शन नंबर सी है आपका फैसियोला और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्कैरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिमुलस। लिमुलस जो है ये एक आर्थ्रोपॉडल फॉर्म होता है, यानी कि आर्थ्रोपोडा का ही एक आर्थ्रोपॉड जो है फाइलम, उसी के अंदर लिमुलस आता है। तो लिमुलस क्या है, एक लार्वल फॉर्म होता है किसका,
किंग क्रैब का, ठीक। तो लिमुलस को क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो ट्राइबोलाइट लार्वा जो है ये इसी के लाइफ साइकिल का एक फॉर्म होता है लिमुलस की, ठीक है। अब देखिए सर्केरिया लार्वा, तो सर्केरिया लार्वा जो है फेसियोला हेपाटिका का की लाइफ साइकिल का जो है वो लार्वल फॉर्म है। अब देखिए रैबिडिटी फॉर्म जो होता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा आपके एस्कैरिस से एसोसिएटेड है, ठीक। पहले भी हमने अब आपको बताया है कि जो लार्वल फॉर्म होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। अगला देखिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज spinnerets of spider which secrete silken threads for making the web are situated, यानी कि स्पिनरेट जो स्पाइडर होते हैं यानी कि जो मकड़ियाँ होती हैं इनके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे स्पिनरेट्स कहा जाता है, जो कि सिल्क के यानी कि रेशम के धागे लाइक जो स्ट्रक्चर रेशम के धागे की तरह कुछ जो है अपने शरीर से निकालते हैं, ठीक है, अपने जाल बनाने के लिए। तो वो कहाँ से निकालते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका एंटीरियर टू द एनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन द माउथ, ऑप्शन नंबर सी है आपका इन द कॉलिसरेटे इन द कैलिसरे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इन द पैडी पैल्पी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटीरियर टू द एनस। यानी कि स्पाइडर के अंदर जो जाल बनाने वाला सफ़ेद रंग का जो धागे लाइक स्ट्रक्चर धागे लाइक जो संरचना निकलती है, धागे लाइक जो आपको नज़र आता है जिससे वो अपने वेब बनाते हैं यानी कि जाल बनाते हैं, तो कहाँ से निकलता है, उसके एनस से, जो गूदा द्वार होता है वहाँ से। काफ़ी फ़नी लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। अब देखिए स्पाइडर जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ये तो आपको पता होगा, और इसकी क्लास जो होती है वो होती है एरेक्निडा, ठीक। वेब जो होता है इनका एक सिल्क के द्वारा बना हुआ होता है जो इनके स्पिनरेट जो होते हैं वहाँ से निकल कर आता है, और इनके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन यानी कि एंटीरियर ऑफ द एनस जो होता है यानी कि गुदा द्वार से स्रावित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्पोरेरीली स्टोर्ड इन, यानी कि कीटों के अंदर जो यूरिक एसिड होती है अस्थायी रूप से कहाँ संचित होती है ये आपको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका लिवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका फैट बॉडीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लोएका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैट बॉडीज, ठीक। अब देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो कीट मकोड़े होते हैं इनमें यूरिक एसिड जो होता है एक अस्थायी रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फैट की जो बॉडीज़ होती है, फैट बॉडीज़ इनमें स्थायी रूप से संचित होता है, ठीक। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक लंग्स आर फाउंड इन, यानी कि जो बुक लंग्स होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि बुक लंग्स जो होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, ठीक। तो चलिए 5 सेकंड्स आपको देते हैं टाइम, 5 सेकंड्स के अंदर अगर आप ऑनेस्टली आंसर लिख पाते हैं तो ज़रूर आप आंसर लिखिएगा। लेकिन चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें आंसर नहीं पता होगा। तो आंसर है गाइस इसका, बुक लंग्स जो होते हैं वो स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था इसी सीरीज़ में, ठीक है। देखिए बुक लंग्स इसमें पाया जाता है बिच्छू के अंदर, और ये क्या है, एक श्वसन अंग होता है, ठीक है। दूसरा कीचुए के बारे में देखिए, तो अर्थवर्म जो होता है यहाँ पे श्वसन जो होता है वो जनरली स्किन के द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा, जबकि कॉकरोच जो होता है यानी कि पेरीप्लैनेटा इसके अंदर जो श्वसन होता है वो होता है ट्रैकिया के द्वारा, कॉकरोचेस के अंदर ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए फ्लैट वर्म, तो फ्लैट के अंदर ड्यूसिया जो होता है उसे कहते हैं जिसमें श्वसन सामान्य शरीर के द्वारा यानी कि बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ साइमेक्स इज, जो साइमेक्स होता है इसके जीवन चक्र में जो उसका सीक्वेंस होता है उसको आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है एग, लार्वा फिर एडल्ट, ऑप्शन नंबर बी है एग लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एग निम्फ एडल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एग प्यूपा और एडल्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग निम्फ और एडल्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ जो साइमेक्स होता है जिसे सामान्यतः खटमल कहा जाता है, जो कि चारपाई के अंदर कभी कभी होता है, और ये इंसान जब इसके अंदर सोते हैं ना तो उन्हें काटता रहता है, ठीक है। काफ़ी फनी सा कैरेक्टर है। और इसका जो सीक्वेंस है इसकी लाइफ साइकिल का, उसमें सबसे पहले आता है एग, फिर उसके बाद निम्फ और उसके बाद एडल्ट, ठीक है। एडल्ट में इतने सारे स्टेजेस से वो गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इन इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उनके अंदर जो जुवेनाइल हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉर्पोरा एलेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉर्पोरा कार्डियका, ऑप्शन नंबर डी है आपका सैलिवरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्पोरा एलेटा। ठीक है, बी है देखिए, कीटों में कायांतरण दो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इंसेक्ट्स के अंदर दो चीज़ों के कारण नियंत्रित होता है। सबसे पहला है एगडायसोन और दूसरा है आपका जुवेनाइल। ठीक, पहला जो है एगडायसोन, ये होता है देखिए दो स्टेजेस के बारे में हमने आपको बताया ना कि कीटों के अंदर दो स्टेजेस होती हैं और ये नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा, ये नियंत्रित होती है कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा। सबसे पहला जो लाइफ साइकिल का पार्ट होता है देखिए उसे कहते हैं इक्डायोसोन और दूसरा जो होता है जुवेनाइल। तो इक्डायोसोन जो होता है प्रोथेरेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन जो कि कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा स्रावित होता है। तो कॉर्पोरा कार्डियटा जो होता है न्यूरोहीमल अंग का एक हिस्सा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, चलिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिनस एक्सोस्केलेटन अगर्स इन, यानी कि काइटिनस जो बाह्य कंकाल है कि ये किन में पाया जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए आपका बर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका फिशेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंसेक्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका टॉर्टॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो काइटिनस बाह्य कंकाल होता है वो इंसेक्ट यानी कि कीट मकोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है गाइस लेकिन ऑप्शंस नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्पाइडर और स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, किस जो मकड़ियाँ और जो बिच्छू होती हैं वो किस में सम्मिलित किए गए हैं, किस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए एरेक्निडा, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्रेडिडा, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्टिनोजोआ और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंथोजोआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरेक्निडा। एरेक्निडा में हमने आपको बताया कि जो बिच्छू होता है उसको 7 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, सॉरी जो उसके लेग होते हैं उसमें 7 पार्ट्स हमने आपको बताए थे। जो स्पाइडर और स्कॉर्पियंस होते हैं एरेक्निडा वर्ग को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास हॉपर एंड एफिड्स इज, यानी कि टिड्डू और एम्फिड्स का जो कायांतरण होता है वो कैसे होता है आपको बताना है। ठीक, पहला है देखिए आपका ए मेटाबॉलस, ऑप्शन नंबर बी है आपका पोरोमेटाबॉलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेमीमेटाबॉलस और ऑप्शन नंबर डी है आपका होलोमेटाबॉलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलोमेटाबॉलस। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, तो देखिए ग्रास हॉपर जो होता है और एफिड्स जो होते हैं इनका जो विकास होता है वो किस तरीके से बदलाव, किस तरीके से कायांतरण होता है इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए ए मेटाबॉलस जो होता है वो सिल्वर फिश का जो है ये कायांतरित रूप है। ठीक है, पोरोमेटाबॉलस जो है वह टिड्डे का कायांतरित रूप है, हेमी मेटाबॉलस जो है ये मक्खी का कायांतरित रूप है और होलोमेटाबॉलस जो है ये मच्छर तितली यानी कि मॉस्किटो बटरफ्लाइज का जो है ये कायांतरित रूप है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीआईसी के लिए और पीजीटी के लिए, इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स ओवर 0.75 मिलियन स्पीशीज इज, यानी कि जीवियों का एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक होते हैं तो वह कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए आपका इंसेक्ट, दूसरा है एनिमल, तीसरा है मॉन्कीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका फंजाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसेक्ट में केवल 0.75 मिलियन इससे भी अधिक जो है वो समूह पाए जाते हैं। ठीक है, एकल समूह की हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके DSSB, दिल्ली SSB और PGT बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि इंसेक्ट फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है और इनका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, यानी कि हेड, थोरैसिक रीजन और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। अब देखिए इनका जो बॉडी का है, बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजिनस द्वारा बनी हुई होती है जो कि इनका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है इनकी बॉडी का। ठीक है, और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी कि संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आर्थ्रोपोडा के एक इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में पाया जाता है।
ठीक है। और यहाँ लगभग जो संघ ऑर्थोपोडा है कि उसमें 80% जो होते हैं पूरे ज्ञात सदस्यों के लगभग 75% के बराबर होते हैं। यानी अर्थ के ऊपर जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसमें 80% जो होता है जो हमें ज्ञात है, ठीक है। अब हम कीटों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो 0.75 मिलियन से भी अधिक जो है वो कीटों की संख्या है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे कीट हैं जो कि अपने पंखों को मोड़ नहीं सकते। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। ऑप्शन नंबर सी है आपका फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ड्रैगन फ्लाई यानी कि व्याध पतंग, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ड्रैगन फ्लाई। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके DSSB में आ चुका है, PGT बायोलॉजी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपके GIC के लिए और PGT के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ड्रैगन फ्लाई एक ऐसी इंसेक्ट होती है, आपने कई बार देखा होगा कि बारिश का जैसे सीज़न आता है ना तो बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाई जो होती हैं जिन्हें आप कई बार देखते हैं आसमान में उड़ते हैं, ग्रुप्स में उड़ती हैं, ठीक है, जब बारिश आने वाली होती है तब। इनके पंख जो है कभी भी फोल्ड नहीं हो सकते। और ये क्या है आपका एक इंसेक्ट है। इनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और 2 जोड़ी में मौजूद होती है इनकी आंखें, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है इनके जो पंख होते हैं पारदर्शी होते हैं और इन्हें हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, जो कि एक इनके शरीर जो कि इनके लंबे शरीर के कारण इनका नाम पड़ा है, ठीक है। इनके 6 पैर होते हैं लेकिन ये चल नहीं सकते। और ड्रैगन फ्लाई ये खोज की थी 1974 में जेफरसन स्टारशिप द्वारा, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, 1924 में खोज की थी, किसने की थी? जेफरसन स्टारशिप द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ व्हाट। यानी कि हीमोसिलोमिक तंत्र जो है वो किसके सदस्यों में पाया जाता है आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का। ऑप्शन नंबर सी है आपका एकाइनोडर्मेटा। और ऑप्शन नंबर डी है आपका हेमिकॉर्डेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑर्थोपोडा। यानी कि हीमोसिलोमिक सिस्टम जो है वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखिए बॉडी के अंदर इनकी जो बॉडी होती है इसके अंदर जो कैविटी होती है, पूरी बॉडी इसके अंदर जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, इसके अंदर सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इनके जो फ्लूइड होता है उसी के अंदर डूबे रहते हैं। यानी जो ब्लड होता है उसी के अंदर ही सारे ऑर्गन्स डूबे रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है आपका हीमोसिलिक सिस्टम कहलाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बॉम्बिक्स मॉरी बिलोंग्स टू द क्लास। यानी कि जो बॉम्बिक्स मॉरी है वो किस वर्ग से संबंध रखता है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लेपिडोप्टेरा। ऑप्शन नंबर बी है आपका डिप्टेरा। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइमेनोप्टेरा। ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यानी कि बॉम्बिक्स मॉरी जो है यानी कि जो जिसे रेशम पतंगा कहा जाता है, ठीक है, ये जो है बॉम्बिक्स मॉरी का जो लार्वा होता है इसी फॉर्म में इसमें से सिल्क निकाला जाता है, ठीक। और ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। इसका फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा। और फैमिली क्या है? बॉम्बेक्सिडे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में, जहाँ पर हम और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करेंगे आपके TGT और PGT एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अगर आपकी सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो TGT या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये सीरीज़ ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि और भी ज़्यादा इसी टाइप की सीरीज़ आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।